हेलो, वेलकम टू मध्य प्रदेश दोस्तों। और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। एमपीपीएससी जो यूनिट 2 है ना, उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हम कवर करेंगे आज। इसके पहले भी हमने विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं, इसका बहुत शानदार वीडियो अच्छी स्लाइड में बना दिया है। और यूनिट 2 का ये जो टॉपिक है ना, ये इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप देखिए, हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल इनको, है ना, कि ताकि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। अब ये सीधे सीधे आपको मेंशन किया हुआ है, जो चीज़ आपको टॉपिक में मेंशन किया वो आप जरूर उसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमने आज तक क्या करा है कि सब मिक्स वगैरह पढ़े हैं, है ना, जितने भी साहित्यकार हैं। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे, प्राचीन काल साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार और आधुनिक कालीन। और इसमें हमको प्रमुख पढ़ना है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही देख लेंगे ताकि कभी इन फ्यूचर कोई आ जाए ऐसा तो हम उसको बना सकें। तो देखिए प्राचीन काल में क्या, कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, बाणभट्ट, नागार्जुन, भारवी, मंडन मिश्र, भास्कर भट्ट, कवि कल्हड़, शशिधर, पृथ्वीधर आदि इतने हमारे साहित्यकार हैं। लेकिन अब हमको करना क्या है, इसमें एमपी के प्रमुख देखना, जिसका एमपी में जन्म हुआ है या फिर एमपी से संबंध रहा है। मैक्सिमम क्या होता है, यूपी के जितने भी साहित्यकार हैं वो एमपी संबंधित रहते हैं, इसलिए हम बहुत सारे यूपी में जन्म वाले साहित्यकारों को भी देखेंगे। ठीक, दूसरा है मध्यकालीन में है केशवदास, पद्माकर, भूषण, राजा छत्रसाल, दामोदर दास, कुंभनदास, हरिदास, पद्माकर, कृष्ण भट्ट आदि। और वहीं आधुनिक साहित्यकार में तो आप जानते हैं बहुत सारे नाम, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, द्वारका प्रसाद मित्र, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मुल्ला रमोजी और बहुत से तमाम, है ना, जो आपको नाम दिख रहे हैं, हम सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे कहाँ से, मध्यकालीन जो प्राचीन कालीन से। प्राचीन काल में सबसे पहले कालिदास जी से। देखिए हमारा पहला है कालिदास जी। तो महाकवि कालिदास जी का जन्म 4वीं शताब्दी पूर्व माना जाता है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन माना जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, उज्जैन संबंधित है ये। और जो उज्जैन के जो राजा हैं विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से ये एक थे, ये देखिए, ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे। अब कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वैसे तो शेक्सपियर अभी मॉडर्न आधुनिक जमाने के थे और लेकिन उल्टी तुलना कर दी गई है ना। कालिदास जी कई गुना उनसे ज़्यादा महान थे, लेकिन ठीक है, कभी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको ध्यान रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं में मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम है ये, है ना, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनके 7 महान ग्रंथ हैं। तो हम देखिए, ये तो हमने 7 में लिख दिए हैं, लेकिन ये नाटक, खंडकाव्य, महाकाव्य में डिस्क्राइब हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से खंडकाव्य, कौन से महाकाव्य हैं। देखिए ये एक बुक है परीक्षाधाम, ये उसमें से हमने स्क्रीनशॉट लिया है और हमने क्रेडिट भी उनको देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्यवस्थित लिखा है। तो देखिए कालिदास जी की रचनाएं हैं, है ना, 3 भागों में हम देखेंगे। एक तो महाकाव्य, दूसरा खंडकाव्य और तीसरा नाटक, है ना। तो ये जो एक मिनट, ये जो कालिदास जी के जो महाकाव्य है उसमें रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 उनके महाकाव्य हैं। नाटक 3 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक हैं। और खंडकाव्य क्या है, ऋतुसंहारम और मेघदूतम, ये 2 इनके नाटक हैं। ठीक, अच्छा, इनको कालिदास जी को उपमाएं भी दी गई हैं, वो देख लेते हैं, वो छूट गया था। महाकवि की, है ना, और कवि कुलगुरु की, कवि कुल गुरु की, और इनको, है ना, भारत का शेक्सपियर तो कहा है। तो 3 उपाधि हो गई, महाकवि, कवि कुलगुरु और भारत का शेक्सपियर। अब देखिए ये जो कुमार संभव है इसमें 17 सर्ग हैं कुल, है ना, और रघुवंशम है उसमें 19 सर्ग हैं। तो इसको आप ध्यान रखना, जो 8 से अधिक सर्ग होते हैं तो महाकाव्य हो जाता है। और रघुवंशम में 19 है और कुमार संभव में 17 हैं। और जो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब देख लीजिए, है ना। जो रघुवंशम, इसके अंतर्गत महाराज दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन है। और कुमार संभवम इसमें शिव की कथा का वर्णन है। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। इस रचना का अनुवाद बाद में अंग्रेजी भाषा में किया गया है। तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे प्रसिद्ध है। मालविका अग्निमित्रम है, इसमें मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कहानी है। इस ग्रंथ से शुंगमित्र की जानकारी भी, शुंग वंश की जानकारी भी मिलती है। तो आप ध्यान रखना, मालवीय का अग्निमित्रम है, ये शुंग वंश की जानकारी मिलती है। इससे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको इसे कनेक्ट करना है। आप भले से साहित्यकार पढ़ रहे हैं लेकिन आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन भी यहाँ से निकल सकता है। तीसरा विक्रमोर्वशीयम, तो ये जो विक्रमोर्वशीयम है इसमें आधुनिक मृत्युलोक के राजा पुरुरवा तथा देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी है। ठीक है। अब जो खंडकाव्य है एक ऋतुसंहारम, इस रचना में कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज बनाया है। और मेघदूतन में क्या है, मेघदूत में इसमें यक्ष अपनी प्रेमिका को, है ना, रामगिरी विंध्याचल पर्वत से मेघ के माध्यम से संदेश प्रेषित करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब जो बादल को इन्होंने मैसेंजर बना दिया था, तो इसलिए इसका नाम मेघदूतम रख दिया था। ठीक है। तो ये कालिदास है, ये कालिदास जी के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं भर्तृहरि जी के बारे में, है ना। तो इनका जन्म 570 ईसा पूर्व उज्जैन में हुआ था। देखिए कालिदास जी और भर्तृहरि दोनों का संबंध कहाँ से, उज्जैन से है। इन्हें व्याकरण
व्याकरणिक उपनाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि व्याकरणिक उपनाम से किसे जाना जाता है, तो वो है भर्तृहरि जी। और उसके बाद देखिए वह उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई और गोरखनाथ के शिष्य थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसके बड़े भाई थे? विक्रमादित्य जी के बड़े भाई थे। इनकी रचनाओं में त्रिकट शतक, नीति शतक, श्रृंगार का अष्टक और वैराग्य शतक, है ना। जहां पर आपको शतक शतक दिखे समझ जाइए वो भर्तृहरि जी की रचना है। और इनका निधन भी वो उज्जैन में ही हुआ था 651 ईसा पूर्व। ये इनकी एक जो रचना है भट्टी काव्य, है ना, ये विवादित है। और इनकी जो इन रचनाओं के अलावा भी देखिए वाक्पदी है ना, और वाक्पदी वृत्ति, भागवृत्ति, महाभाग्य दीपिका, मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, ये अन्य इनकी रचनाएं भी हैं। अच्छा, इनका जो साधना स्थल था वो चनार यूपी में था, है ना। इनका जो साधना स्थल था वो चनार यूपी, ये साधना स्थल था। और इनकी जो समाधि है वो सरिस्का राजस्थान में है। इनका जो निधन है वो तो हुआ था उज्जैन में ही, लेकिन इनकी समाधि बनाई है वो सरिस्का राजस्थान में, और जन्म भी उज्जैन में। तो ये थे भर्तृहरि जी। अब हम देखेंगे भवभूति जी के बारे में, है ना। तो भवभूति इनका जन्म है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित गोंडिया जिले में, है ना। बेसिकली ये विदर्भ क्षेत्र में आता है। विदर्भ आप अच्छे से जानते होंगे। तो इनका जन्म क्या हुआ था? एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर गोंडिया जिले में विदर्भ क्षेत्र में हुआ था। इनके गुरु का नाम दयानिधि परमहंस था। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन अब एमपीपीएससी पूछने लगा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछ लिए उसने, तो थोड़ा वो डीप में जाता है ना। तो यहाँ पर दयानिधि परमहंस इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है। उन्होंने यमुना नदी के किनारे कालपी में अपने ऐतिहासिक नाटक की रचना की। अब भवभूति जी के मुख्य नाटक के साहित्यकार थे। इनके जो प्रमुख रचना थी मालती माधव, ये बहुत ही फेमस है। महावीर चरित्र और उत्तर रामायण चरित्र, ये 3 इनके बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। और इनका जो नाम है, इनका जो वास्तविक नाम है वो श्रीकंठ था। तो एक ये जो जानकारी है एक बार ध्यान रखना आप, है ना। और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ था। अच्छा, ये जो थे ये वो यशोवर्मन, जो कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन, उनके दरबारी थे। और ये हमें कैसे पता चलता है? हमको ये राजतरंगिणी से पता चलता है ना। राजतरंगिणी से पता चलता है कि ये यशोवर्मन के शासक दरबारी में थे ये। अच्छा, जो कुमारिल भट्ट तथा जो ज्ञाननिधि के ये शिष्य थे। तो कुमारिल भट्ट हो गया था ज्ञाननिधि के शिष्य थे, तो इनके गुरु का नाम, है ना, इनके जो गुरु हैं एक तो दयानिधि परमहंस होगा, एक कुमारिल भट्ट भी इनके गुरु थे। और हमने इनकी जो रचना है ये ध्यान रखना, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। नेक्स्ट देखेंगे हम बाणभट्ट। अब जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने इन्हें चक्रवर्ती की उपाधि थी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। हर्षवर्धन ने काय की उपाधि थी, है ना, चक्रवर्ती की। टोटल पूरी जो उपाधि थी वो थी बाणी कवि चक्रवर्ती, है ना। तो आप इनको चक्रवर्ती की उपाधि से भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इनका जन्म है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, जो सोन नदी के तट पर, और बिहार क्षेत्र लग जाता था वो, है ना। लेकिन ये क्या है कि पहले ये पूरा रीजन है, ये सब बिहार, यूपी, एमपी सब मध्य क्षेत्र में आ जाता था। इस कारण हम क्या इनको कंसिडर करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार में, और ये पूछे भी जाते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी रचनाएं हैं जो हर्षचरित, कादम्बरी, और जो कादम्बरी है इसको विश्व का पहला ग्रंथ माना जाता है ना, पहला उपन्यास माना जाता है। तो विश्व का पहला उपन्यास किसको? कादम्बरी को माना जाता है ना। ये ध्यान रखना, आप मान्यताएं हैं ये। अच्छा, इनकी और रचना थी मुकुट तांडिक, है ना, और चंडी का शतक, है ना, ये ध्यान रखना आप। पार्वती परिणय। अच्छा, जो कादम्बरी इसमें 3 खंड हैं, 2 खंड बाणभट्ट ने लिखे हैं, और जो 1 खंड है इनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने लिखा है। तो कादम्बरी के कितने खंड हैं? कादम्बरी के 3 खंड हैं। 1-2 किसने लिखे हैं? ये बाणभट्ट ने लिखे हैं, और 1 पुलिंद खंड ने लिखे हैं, पुनिल भट्ट ने लिखे हैं, जो इनका पुत्र था, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम राजशेखर। तो जो राजशेखर जो नाटककार थे, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक युवराज देव के प्रथम के दरबारी कवि थे। इनकी जो रचनाएं थे वो काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, है ना, कलचुरी वंश का वर्णन है, और बाल रामायण है। ये एक एग्जाम में एमपीपीएससी की किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, कि राजशेखर के बारे में। तो आप इनके बारे में अन्य पेपर एमपीपीएससी के पढ़ते रहा करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मध्यकाल के साहित्यकारों को। तो मध्यकाल के साहित्यकारों में सबसे प्रसिद्ध थे केशवदास जी, ठीक है। इनका जन्म 1555 में हुआ था, कहाँ पर? ओरछा में। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, है ना, रसखिल, नंदमाला, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर चंद्रिका, जिसमें से कि आपको रसिक प्रिया और कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये 3 तो आप बिल्कुल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनकी प्रमुख रचना रामचंद्रिका 30 खंडों में रामायण का संक्षिप्त अनुवाद है, ठीक। इनकी, अच्छा, ये इनको केशवदास जी को हृदयहीन, है ना, कवि कहा जाता है।
ठीक है। और इनकी जो एक रचना है वीर सिंह देव चरित्र, है ना, तो इसमें क्या है कि इनको जो जहांगीर जस चंद्रिका है, ये भी इनकी मतलब एक रचना है, तो इनको भी आप ध्यान रखना। रसिक प्रिया, कवि प्रिया के साथ साथ में वीर सिंह देव चरित्र वगैरह और जहांगीर चंद्रिका, ये भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम केशव दास को, देखेंगे हम कवि भूषण को। तो जो कवि भूषण है रीतिकाल के जो 3 प्रमुख कवियों में से एक है। अन्य तो बिहारी तथा श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे। वीर रस प्रमुखता से जो रचना कर रहे थे भूषण कर रहे थे। तो वीर रस के कवि कौन है? भूषण है। भूषण किसी कवि है? वीर रस के कवि हैं। देखिए हमको ये है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लिखा हुआ उनका एक रचना भी मिलती है, और ये बिरला मंदिर दिल्ली में है ये। तो जो महाकवि भूषण है, इनका जन्म है ना 1613 में हुआ था। कहाँ पर? कानपुर, यूपी में। और इनकी मृत्यु 1715 में हुई थी, है ना। और इनका जो मूल नाम है वो घनश्याम था। ठीक, तो इनका मूल नाम से क्वेश्चन बन सकता है। कवि भूषण का मूल नाम क्या था? वो घनश्याम था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कवि भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम था। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए ये कवि भूषण का चित्र है, ये आप चित्र देखिए। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचना है वो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। भूषण का जब भी नाम आता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की रचनाओं का उनका प्रमुख स्थान है। और भूषण, उल्लास, है ना, और भूषण हजारा, जहाँ भी आपको भूषण भूषण नाम दिखे, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवाजी, शिवा बावनी, ये नाम देखिए, आपको समझिए वो भूषण की कृतियाँ हैं, है ना। अब देखेंगे पद्माकर। तो पद्माकर का जो नाम था, इनका जो मूल नाम, उनको प्यारे लाल भी कहते थे, प्यारे लाल, है ना। पीछे क्या देखा हमने? भूषण का घनश्याम था और यहाँ पर इनका प्यारे लाल था। अब ये भी मध्यकालीन कवि थे, रीतिकाल के। और इनका जो विशेष सम्मान था, अब देखिए कवि पद्माकर का आप स्टेचू देख लीजिए। इनका जन्म क्या हुआ था? 1753 में। कहाँ हुआ था? सागर में। ठीक, और इनका निधन कहाँ हुआ था? 1833 में, कानपुर में, है ना। ये विशेष जानकारी है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी रचनाएं देखेंगे हम। ये देखिए इनका जन्म देख लीजिए आप। और इनकी जो रचनाएं हैं वो गंगा लहरी, है ना, जगत विनोद, ये तो थी साथ में। और भी देखिए कितनी सारी रचना इनकी। हिम्मत बहादुर, है ना, बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, जगदीनोद, राम रसायन। राम रसायन एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। गंगा लहरी बहुत आली जयप्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद ना ये विरुदावली बहुत प्रसिद्ध है। राम रसायन बहुत प्रसिद्ध है। प्रबोध पचासा इनकी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। ठीक, तो आपको ये जो मेन बताई हैं वो आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संग्राम शाह मरावी। तो जो ठाकुर संग्राम शाह ये थे, ये गोंड वंश के थे और ये भी मध्यकालीन थे। देखिए 1482 से लेकर 1543 तक। इनको प्राचीन में भी देख सकते हैं, मध्य में भी देख सकते हैं, लेकिन प्राचीन कम है, मध्य ज़्यादा है ना, क्योंकि मध्यकाल 1200 सदी से 1100 चालू हो जाता है। अब गोंडवाना के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। इनका मूल नाम अहमदास था, राजधानी मदन महल थी। इनको शाह की उपाधि किसने दी थी? सिकंदर लोधी द्वारा। और संग्राम शाह ने 52 गढ़ जीते थे, 27 परगना, इसलिए इनको 52 गढ़ाधिपति की उपाधि दी थी। अब देखिए संग्राम शाह की जो रचना है वो रस रत्न माला है, इनके द्वारा लिखी गई थी। ये एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इनका ध्यान रखना। देखिए अब देखेंगे हम एक राजा भोज, वो भी मध्यकाल के ही कवि थे। इनकी भी बहुत सारी चीज है ना रचना हमको देखने को मिलती है। तो राजा भोज थे, वो परमार वंश के प्रतापी शासक थे, आप सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के धार से संबंधित थी, ये सब जानते हैं। हमको क्या देखना है? इन्होंने इनकी जो है रचनाएं देखना है ना। इन्होंने लगा 74 ग्रंथों की रचना की थी। तो इनकी जो रचना है ये राज मार्तंड, है ना, पतंजलि की योग सूत्र का टीका है, सरस्वती कंठावरण ये व्याकरण है, सरस्वती कंठावरण एक काव्य शास्त्र भी है, श्रृंगार प्रकाश, है ना, तत्व प्रकाश, बृहद्राज मार्तंड धर्मशास्त्र पे भी इन्होंने बुक लिखी है, और चिकित्सा पे भी राजमृतांक लिखी है, विद्या विनोद, है ना। तो ऐसी जो इनकी जो विशेष बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, किसकी? हमारे राजा भोज परमार की। अब जिसमें से आप ये ध्यान रखना, सरस्वती कंठावरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, तत्व प्रकाश, है ना। तो ये आप इतनी ध्यान रखना। तो ये देखिए हमारे मध्यकाल के कवि थे। अब आधुनिक काल के कवि हम देखेंगे। ठीक है, आधुनिक काल में कवियों में सबसे प्रसिद्ध आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम आता है, और बहुत सारे प्रसिद्ध हैं, पर हम शुरुआत करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी से। ये देखिए आप माखनलाल चतुर्वेदी जी की फोटो देख लीजिए। ये फोटो है, एक डाक टिकट है भारत सरकार का। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था, जिस कारण वर्तमान में इस गांव का नाम माखन नगर कर दिया है सरकार ने, है ना। वह राष्ट्रवादी पत्रिका क्रमशः प्रभा प्रताप और कर्मवीर के संपादक थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्रभा प्रताप और कर्मवीर के संपादक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं दीप से जले दीप, साहित्य देवता, हिम तरंगणी और युग चरण आदि प्रमुख थे। 1955 में हिम तरंगणी के लिए उन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1963 में इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया, और 1968 में इनकी भोपाल में मृत्यु हो गई। ठीक, तो
ये थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। देखिए अब इनकी विस्तृत जानकारी अच्छे से देख ली फॉर्मेट में। जन्म देखिए 4 अप्रैल 1879 को बाबई होशंगाबाद में, जो मृत्यु है 1968 में 30 जनवरी को, है ना। और ये छायावादी आंदोलन में शामिल थे और हिम तरंगणी इनका सबसे बेस्ट इनका रचना है, तो उसी के लिए इनको अवार्ड मिला था 1955 में, ठीक है। और इनकी रचना अगर आपको देखना है तो हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, बेलुलो, गूंजे धरा, है ना, ये जितनी रचना है आप कृष्ण अर्जुन, युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, अमीर इरादे गरीब इरादे आप ध्यान रखना। साहित्य देवता भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह है ना। तो अब माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1954 में साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई तो 55 में उनको अवार्ड मिल गया था। और इनको देखिए पुष्प की अभिलाषा जैसी जो प्रसिद्ध इनकी जो रचना है ना, अमर राष्ट्र, इनकी ही रचना है पुष्प की अभिलाषा, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुप्ता जाऊँ, आपने बचपन में सुनी होगी। अच्छा, इनको सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि भी मिली थी और मैंने आपको बता दिया कि 1963 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जानकारी है आप माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, आप इनको ध्यान रखना है ना। अब बाद में इन्होंने लौटा दिया था अलंकरण हालांकि, लेकिन ये ध्यान रखना। अच्छा, खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी नागरिक सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा जाता था, कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक भारतीय आत्मा किस साहित्यकार को कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और खंडवा में उनके नाम से एक ना आयोजन होता है, सम्मान समारोह होता है। और इनको देखिए हिम तरंगणी के लिए मिला था, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान को आप खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की नाम से, कविता के नाम से जानते होंगे कि उन्होंने लिखी थी, है ना। तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, इनका हम देखते हैं कि इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अब बाद में क्या हुआ, इनकी जो शादी है वो खंडवा में हो गई, ठीक है। खंडवा में होने के कारण ये एमपी के प्रमुख साहित्यकार होती हैं। अब खंडवा में शादी किससे हुई? खंडवा में शादी हुई ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुई। अब ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जब जबलपुर पढ़ने गए तो ये उनको भी साथ ले गए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, तो इसलिए इनका संबंध हमको जबलपुर से भी देखने को मिलता है। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, आप जानते ही हैं, है ना। इनकी प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है। और अन्य रचनाएं कैसी? वीरों का कैसा हो बसंत, राखियों की चुनौती और विदा, है ना। और इन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था। और बिखरे मोती, उन्मादिनी, ये इनकी प्रमुख रचना है। 1948 में मध्य प्रदेश के सिवनी में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी कर मूवी और प्रभा का संपादन किया था, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी है ना कर मूवी और प्रभा का संपादन किया था। 1948 में बसंत पंचमी को जो इनका जो कार एक्सीडेंट हो गया था, मैंने आपको बता दिया, है ना। इनकी अन्य रचना देखिए झांसी की रानी के साथ में मुकुल, इनकी मुकुल एक इंपॉर्टेंट रचना है। 2023 MPPSC में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मुकुल किसकी रचना है, तो किसकी है वो, किसकी रचना है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। जलियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, है ना, इनकी रचना है। कहानी में बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र, ये इनकी रचना है। कविता में सभा के खेल, कदम का पेड़, इनकी प्रमुख रचना है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध को। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में हुआ था, और जो इनका निधन है वो 1964 में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, एक पूर्ण विचार, एक साहित्य की डेयरी, चांद का मुंह टेढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है चांद का मुंह टेढ़ा, आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है ना, चांद का मुंह टेढ़ा। अब इनकी जो मृत्यु तो देखिए आपको बता दिया 11 सितंबर 1964 को हबीबगंज भोपाल में हो गई थी, या आप उनका फोटो देख लीजिए, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। लेकिन एक चीज़ है, भूरी 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 खाक धूल, ये एक इनकी एक और इम्पोर्टेंट रचना है, भूरी भूरी खाक धूल, है ना, खाक धूल। तो ये इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है। तो दो रचना इनकी एक इम्पोर्टेंट हो गई, कौन सा? एक चांद का मुंह टेढ़ा और एक भूरी भूरी खाक धूल। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 में मध्य प्रदेश के शाजापुर में जिले में हुआ था, ठीक। आप देखिए इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं, है ना, तो वो आप मेन फोकस है हमारा साहित्यकारों में इनकी रचनाएं। तो हम इनका जीवन परिचय आगे पीछे की चीज़ आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इनकी रचनाओं पे ज़्यादा फोकस करना, है ना। तो ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। अब प्रभा नामक हिंदी की भाषा का पत्रिका संपादन किया। अभी देखिए प्रभा का ही माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो संपादक इनके बहुत सारे हो सकते थे, ठीक है। तो इनका प्रभा का संपादन भी इन्होंने भी किया है। अब 1960 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 1960 में 29 अप्रैल 1960 को इनका निधन हो गया। अच्छा, ये देखिए ये लोकसभा के सदस्य भी थे कानपुर, पहली लोकसभा में सदस्य भी थे कानपुर से, तो एक पॉलिटिशियन भी हो जाते हैं ये। अच्छा, इनकी जो प्रमुख रचना है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपालक, क्वासी, विनोबा सनातब और उर्मिला इनकी प्रमुख रचना है, ठीक। तो उर्मिला जो इनका महाकाव्य है, और जो प्राणापर्व है एक उनका खंड काव्य है।
है ना, ठीक है। तो झूठे पत्ते और जो प्रताप व प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया मैंने आपको बता दिया है। और राजभाषा आयोग जो 1955 में बना था, है ना, 1955 में जो राजभाषा आयोग बना था ये उसके भी सदस्य रह चुके हैं, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हरिशंकर परसाई जी का। इनका जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था, है ना। और ये व्यंग्यकार और हास्य लेखक हैं, आप जानते हैं। जबलपुर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका के संपादक थे, है ना। तो अब इनकी रचनाएं हैं दो नाक वाले लोग, एक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौर, पुलिस मंत्री का पुतला, नया साल, घायल बसंत, भोला राम की जीव और संस्कृति इनकी प्रमुख रचनाएं। अब देखिए हास्य कलाकार और व्यंग्यकार थी, तो इनके व्यंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और 1995 में मध्य प्रदेश को जबलपुर में इनकी, है ना, निधन हो गया। अच्छा, इनकी जो रचनाएं हैं और जो इसमें नहीं है मेंशन, वो हंसते हैं रोते हैं, एक कहानी है। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी दो कहानियाँ थी। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। रानी नागफनी की कहानी, ये उपन्यास है, इसको कहानी में मत कंसिडर कर लेना, ठीक। और तट की खोज इनकी बहुत फेमस उपन्यास है। निबंध संग्रह में तब की बात कुछ और थी और भूत के भाव पीछे, ये इनका निबंध संग्रह है। अच्छा, इन्होंने बहुत से व्यंग्य भी कसे हैं। हाँ, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र इनकी बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य है। ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, ये इनका व्यंग्य संग्रह है, ठीक। और इनका इस संस्मरण में तिरछी रेखा इनका संस्मरण है। वैष्णव का फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी इनका व्यंग है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शरद जोशी जी को। ये भी एक व्यंग्यकार है। इनका जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश में जन्मी थे उनको तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और इनके जो प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध हैं, अथा श्री गणेशाय नमः, बिल्लियों का अर्थशास्त्र, बुद्धिजीवी, साहित्य का महाबली, अध्यक्ष महोदय, ये है ना इनके प्रमुख व्यंग्य हैं। अध्यक्ष महोदय बहुत ही फेमस व्यंग्य इनका, बचपन में किताबों में आता था। प्रमुख नाटक था एकता गधा अंधों का हाथी, है ना, नाटक भी इनके बहुत फेमस हैं। इनकी सारी रचनाएं आप अच्छे से याद करिएगा। प्रमुख किताबें एवं निबंध है किसी बहाने, तिलिस्म, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, है ना, तो और मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, दूसरी सतह, यथासंभव, यत्र, है ना, यत्र सर्वत्र और यथा समय इनकी फेमस रचनाएं हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे इनका क्या है। इनकी जो मृत्यु है वो 5 सितंबर 1991 में मुंबई महाराष्ट्र में हो गई थी। परिक्रमा, किसी बहाने, ये जो है इनकी बहुत ही फेमस रचना है। तिलिस्म, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठे, इनको आप कैसे भी करके याद कीजिएगा, है ना। और अंधों का हाथी, एकता गधा, ये भी इनका उपन्यास है। एक मैं और केवल मैं, ठीक, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और इनकी जो कहानी है ना, तिलिस्म, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट के ही, बिल्कुल वर्तमान के ही, है ना। अटल जी को आप सब जानते हैं, भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे और भारत रत्न है श्रद्धेय अटल जी। इनका जन्म 25 सितंबर 1921 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। 1996 में 13 दिन के, 1998 से 2004 में 2 बार गैर कानूनी प्रधानमंत्री रहे। देखिए 3 बार हो जाएगा। 1996 में 13 दिन के रहे, फिर 1998 में 13 महीने के रहे, फिर उसके बाद से तीसरी बार 2004 तक रहे। अच्छा, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें, भारत की विदेश नीति, एक आयाम, असम समस्या, दमन समाधान नहीं, ये इनकी प्रमुख रचना है। और मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं भी इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आप उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे नंदू दुलारे वाजपेयी। तो इनका जन्म 4 सितंबर 1906 को हुआ था और इनकी मृत्यु है 21 अगस्त 1967 में उज्जैन में हुई थी, है ना। हिंदी के साहित्यकार हैं, पत्रकार, संपादक, आलोचक, अंत में प्रशासक भी रहे। इनको छायावादी कविता और शीर्षक आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनके जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, साहित्य विवेचन, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं। अब देखिए जहाँ पर साहित्य दिख जाए तो आप समझ जाइएगा ये नंदू दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। वे शुल्कोत्तर युग के प्रख्यात समालोचक थे। तो नंदू दुलारे वाजपेयी जी की रचनाओं में आपको देखिए साहित्य शब्द आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आप उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है वो 21 मार्च 1914 को हुआ था, है ना। अब ये जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हरिशंकर परसाई है, शिव मंगल सिंह सुमन है, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। देखिए अब भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म है ना, वो कब हुआ था? 29 मार्च 1914 को और होशंगाबाद में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु है, देखिए वर्तमान तो वो हरदा में आ जाता है, पहले होशंगाबाद था और इनका निधन 1985 में हुआ था। अभी कवि और गांधीगिरी विचारक दोनों थे।
है ना, और दूसरे शतक के प्रथम कवि थे ये। गांधी दर्शन का प्रभाव उनकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण वो उनकी कविताएं भी उनकी वैसी हो गई थी। गीत फरोश है ना, इनकी बहुत ही फेमस रचना है। ठीक, और जो अन्य लोग हैं इनको भवानी भाई के नाम से पुकारते थे, तो आप ध्यान रखना। अब इनका जन्म देख लीजिए और इनकी मृत्यु और इनका पेशा तो कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें देखना है प्रसिद्ध। तो गीत फरोश इनकी बहुत फेमस रचना है। और इनकी जो कविताएं जो लिखी वो त्रिकाल संध्या नाम पुस्तक में प्रकाशित भी हुई थी। आपातकाल के दौरान ये जो इन्होंने जो इमरजेंसी में जो कविताएं लिखी थी, त्रिकाल संध्या नाम से पुस्तक में इनकी छपी थी। और इनकी जो बुनी हुई रस्सी कृति है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 1972 में बुनी हुई रस्सी की वजह से इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनको हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान भी दिया गया यूपी सरकार ने, और मध्य प्रदेश शासन ने इनको शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया है। अब इनकी रचनाएं में देख अगर हम बांट लें तो गीत फरोश, चकित हैं दुख, ये बहुत ही फेमस है। बुनी हुई रस्सी बहुत प्रसिद्ध, इसलिए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या है ना, त्रिकाल संध्या फेमस है। व्यक्तिगत परिवर्तन किए, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन भी आप ध्यान रखिएगा है ना। अधूरी कविताएं, तोस की आग, कालजयी, नीली रेखाएं, सम्राट, तुर्कों का खेल इनकी बाल कविता थी। संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा, और निबंध क्या है इनका, कुछ नीति कुछ राजनीति। तो आपको ध्यान क्या रखना, बेसिकली गीत फरोश, चकित हैं दुख और बुनी हुई रस्सियाँ, ये तीन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यही देखना है। एक आपको ध्यान रखना जिसमें नहीं है, सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, ये इनकी जो रचना है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और अनाम, पाँव एवं पंख, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सन्नाटा है ना, और कमल के फूल, ये भी इनकी रचना है, अंधेरी कविताएं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो जन्म है 1915 में हुआ था, 14 अगस्त 1915 को। कहाँ पर, उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। इनकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश रही है, जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति और उप कुलपति भी रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमपी के लिए। और इनका निधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक, अच्छा देखिए, इनको जो बहुत सारे अवार्ड मिले थे। इनका जन्म तो देख लिया हमने, इनका पेशा क्या है, शिक्षाविद भी थे और ये कवि भी थे। अब देखिए इनकी जो उल्लेखनीय काम है, मिट्टी की बारात, हिल्लोल और जीवन के गान, इनके तीन बहुत प्रमुख जो फेमस इनकी रचनाएं थी। इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1999 में पद्म भूषण, 1974 में इनको पद्मश्री मिल गया था, फिर 1999 में पद्म भूषण, 1958 में देवा पुरस्कार, 1974 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, 1993 में शिखर सम्मान, और 1993 में ही इनको भारत भारती पुरस्कार। इतने सारे इनको सम्मान से नवाजा गया था, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनकी जो बहुत सारी कविताएं हैं, है ना, वो भी आप ध्यान रखिएगा। हिल्लोल, और देखिए पढ़ने को तो आप सारी पढ़ लीजिए, लेकिन जो प्रमुख है हमको वही देखना है। तो हिल्लोल, प्रलय सजन, कौन कौन सी, देखिए हिल्लोल, प्रलय सजन, है ना, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है ना, ठीक है, और मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ, पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात, आप बार बार कह रहे हो मिट्टी की बारात, आप ध्यान रखना है ना। काट का सपना, और वरदान मांगूंगा नहीं, ये तो बहुत ही फेमस है। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, है ना, वरदान नहीं मांगूंगा, ये जो कविता है शिवमंगल सुमन जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पढ़ी थी संसद में, बहुत ही फेमस हुई थी। जीवन के गान, विंध्याचल हिमालय, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। गद्य रचना महादेवी की काव्य साधना, और गीति काव्य उद्यम और विकास भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे शिवमंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट देखेंगे बाल कवि बैरागी, है ना। अब देखिए जो बाल कवि बैरागी जी हैं, इनसे क्वेश्चन 2022 की एमपीपीएससी में वो बन गया है, तो ये इसके कारण ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। अच्छा, हिंदी कवि और लेखक आदरणीय बाल कवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी 1931 को हुआ था। मंदसौर की मानसा तहसील के रामपुरा गाँव में हुआ था, है ना। इनका मूल नाम नंदराम बैरागी था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमपीपीएससी 2022 ने क्वेश्चन पूछा था कि बाल कवि बैरागी का मूल नाम क्या था, तो नंदराम बैरागी था। इनने क्या करा, इनकी जो मृत्यु है वो जन्म तो 1931 में हुआ था, जो इनकी मृत्यु 2018 में इनके गृह नगर मनसा में हुआ था, है ना। और ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तथा लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भाभी रक्षक देश के, ये इनकी रचनाएं हैं। तो और इनकी रचनाएं आपको देखना है तो दीवट, झड़ गए पात, गन्ने मेरे भाई, जो कुटिलता से जिएंगे, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, मेरे देश के लाल, ये इनके चांद में दाग, चाय बनाओ, आकाश, खुद को सागर बन जाओ, खुद सागर बन जाओ, शिशुओं की 5 कविताएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, है ना। तो इनके नाम से क्वेश्चन बन गया था एमपीपीएससी 2022 में, तो आप ध्यान रखना है, आपसे नाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखेंगे मुल्ला रमूजी। तो जो मुल्ला रमूजी है, इनकी फोटो तो हमें कोई देखने को नहीं मिलती, लेकिन इनका जो जन्म है 21 मई को 1986 को हुआ था। तो 21 मई 1986 को मुल्ला रमूजी जी का जन्म हुआ था, है ना। और इनका जो मृत्यु है वो 10 फरवरी 1952 को हो गई थी।
तो ये इनकी जो बेसिक जानकारी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। अच्छा, इनको गुलाबी उर्दू का आविष्कार माना जाता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके लिए, गुलाबी उर्दू का आविष्कार माना जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृत भवन का नाम मुल्ला रामोजी के संस्कृत भवन के नाम पर रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत भवन का नाम मुल्ला रामोजी संस्कृत भवन के नाम पर रखा गया है। अच्छा, इनकी जो कुछ जो रचनाएं हैं वो आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा। तो मुल्ला जो रामोजी की रचना है, गुलाबी उर्दू, अंगूरा शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, सुबह की लता फलत, है ना, दीवार ने मुल्ला रामोजी की ज़िंदगी, शायर जे मशहिर भोपाल तारीख। तो जो गुलाबी उर्दू है और औरत जात है, ये बहुत ही फेमस थे। आप इनको दोनों को ध्यान रखना, ठीक। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम कामता प्रसाद गुरु। इनका जन्म हुआ था सागर जिले में 1875 को। तो 1875 को इनका जन्म कहाँ हुआ था, सागर जिले में हुआ था। अब इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, इनकी जो रचनाएं हैं इसमें पत्रिकाओं में बाल सखा सरस्वती। तो देखिए ये जो बाल सखा जो सरस्वती है ना, ये बहुत फेमस थी इनकी। और सत्य प्रेम, पार्वती, यशोदा उपन्यास इनके फेमस थे। भौमासुर, बध, विनय पचासा, है ना, विनय पचासा ये इनके फेमस। पुष्पावली, पद्य पुष्पावली, सुदर्शन, हिंदुस्तानी शिष्टाचार, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो कामता प्रसाद गुरु जी को आप ध्यान रखना। ब्रज भाषा का काव्य भी इन्होंने लिखा है, पौराणिक नाटक वगैरह जो हैं इनके प्रसिद्ध हैं। तो आप ये कामता प्रसाद गुरु जी को देखिए। अब नेक्स्ट देखिएगा हम कवि प्रदीप को। इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। आप ये क्वेश्चन आप जब, है ना, बैरागी कवि जो हैं नंदलाल बैरागी जो अभी हमने पीछे देखा, तो उनसे जब क्वेश्चन बन गया तो इनसे भी, इनके नाम से भी बन सकता है। नंदराम बैरागी से नाम से क्वेश्चन बन गया, बाल कवि बैरागी से नाम से क्वेश्चन बन गया, तो इनके भी नाम से क्वेश्चन बन सकता है। इनका मूल नाम क्या है? कवि प्रदीप बहुत फेमस है, आपने ए मेरे वतन के लोगों सुना होगा गाना, ये इन्होंने ही लिखा था, है ना। इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी है, ये आप ध्यान रखना। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के वडनगर में हुआ था। तो ये उज्जैन संबंधित है, ये एक डाक टिकट है ना उनके नाम पे। अब इनका जो निधन है 1998 में हो गया था, है ना, ठीक, 11 दिसंबर 1998 को 83 वर्ष की उम्र में। अब इनकी 1940 में जो फिल्म बंधन जो रिलीज हुई थी, है ना, वहाँ से इनकी शुरुआत थी। 1943 में स्वर्ण जयंती हिट फिल्म किस्मत के गीत दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है से इनको रचनाकारों में अमर कर दिया। और बाद में फिर उन्होंने कहा ये मेरे वतन के लोगों लिखा, तो इनको बहुत प्रसिद्धि मिली, ठीक। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, लेकिन जिनके प्रसिद्ध गीत है वो ये मेरे वतन के लोगों हैं। 1997-98 इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इनकी दो गीत हैं, ये मेरे वतन के लोगों और ये दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही फेमस थे, है ना। तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। और मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कला एवं संस्कृति विभाग ने कवि प्रदीप सम्मान की भी घोषणा की है। तो कवि प्रदीप सम्मान 2013 से दिया जा रहा है। और पहला जो प्रदीप कवि सम्मान है वो गोपाल दास नीरज को दिया गया था, ठीक। इनका नाम पे एक सम्मान दिया जाता है और पहला सम्मान इनके जो नाम का जो अवार्ड है वो गीतकार गोपाल दास नीरज जी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ था? 1964 में हुआ था, दौलतपुर रायबरेली में। उनका निधन कब हुआ था? 1934 में, ठीक। ये यहाँ पर 1864 आएगा, गलती से 1964 प्रिंट हो गया है ना, तो आप ये देख लीजिएगा। और इनके जो पिता थे पंडित रामचांद द्विवेदी थे। हमको देखना प्रमुख रचनाएं पे फोकस करना है। तो बिखरे मोती, कहानी संग्रह, रघुवंश हिंदी इनकी प्रमुख रचनाएं थी, है ना। और महाभारत, ऋतुरंग तरंगिणी, कुमार संभव सार, किरात अर्जुनम, है ना। तो ये जो ऐसी रचना है यहाँ पे ध्यान रखने, किरात अर्जुनम, बिखरे मोती इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, ठीक। और अच्छा हाँ, मेन सबसे आ जाएगा इनका सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो सरस्वती पत्रिका से ही बनता है, ठीक है। और अद्भुत आलाप, सुकवि, संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, ये सब आप छोड़ दो चलेगा, लेकिन सरस्वती पत्रिका संपादन किसने किया था? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अवध किशोर जड़िया जी को। अवध किशोर जड़िया जी का हम नाम क्यों देख रहे हैं? इनको 2022 में इनको भारत सरकार ने क्या करा? पद्म पुरस्कार दिया है ना। मध्य प्रदेश के अवध किशोर जड़िया जी हैं, छतरपुर जिले के बुंदेली भाषा और ब्रज भाषा के कवि और लेखक हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन के हम छोड़ देते हैं थोड़े, अभी 2 साल हो गए इनको, फिर 2 साल बाद हम भूल जाएंगे कौन था, है ना। तो लेकिन हमको अभी वर्तमान में साहित्यकारों में इनका नाम देखना है कि इनको पद्मश्री मिला है, ठीक। और इन्होंने 1977 में अपनी जो किताब थी वो प्रकाशित की थी, बंदनी बुंदेलखंड प्रकाशित की थी। तो उद्धव शतक, कार्य कन्हई के कान लगी तथा विराग माता काव्य संग्रह अभी अप्रकाशित है इनके, है ना। और डॉक्टर जड़िया को कला संस्कृति साहित्य विद्यापीठ मथुरा ने साहित्यकार श्री राम रामायण संस्कृति ट्रस्ट ग्वालियर ने, उदीयमान मानस मणि ब्रज साहित्य संकाय आगरा ने बुंदेली गौरव सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। तो बेसिकली हमको ध्यान क्या रखना है, बुंदेली और ब्रज भाषा के साहित्यकार कवि हैं अवध किशोर जड़िया। कहाँ से? छतरपुर संबंधित है। इनको 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम
द्वारका प्रसाद मिश्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये मध्य प्रदेश के, इनका जन्म 1901 में हुआ था, 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत के स्वतंत्र सेनानी, राजनेता, पत्रकार, साहित्यकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो इनको मध्य प्रदेश का लौह पुरुष कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। और ये श्रेष्ठ कवि भी थे, इनने कृष्णानयन महाकाव्य की रचना की थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद इनका जो है 1921 में श्री शारदा मासिक और 1931 में दैनिक लोकमत, है ना, और 1947 में सारथी इनका संपादन किया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है MPPSC में कि 1921 में श्री शारदा मासिक, 1931 में दैनिक लोकमत, 1947 में साप्ताहिक सारथी इनका संपादन किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे अमृतलाल बेगाड़। देखिए MPPSC में आए हुए क्वेश्चन है ना, ये द्वारका प्रसाद मिश्र से और अमृतलाल बेगाड़ जी से। आप अमृतलाल बेगाड़ हैं, ये गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार हैं, तो आप ध्यान रखना ये दोनों हैं, साहित्यकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। अमृतलाल बेगाड़ का जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था और 2018 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं धीरे धीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा। जहाँ आपको नर्मदा दिखे समझ जाना वो अमृतलाल बेगाड़ जी की रचना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस पर लगा दीजिएगा, आपको सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देख लिया। अब अमृतलाल बेगाड़ जी का अच्छा फोटो भी देख लीजिए, ये रहे अमृतलाल बेगाड़। ठीक, देखिए मध्य प्रदेश की एक और रचनाकार साहित्यकार को हम देखते हैं, इनके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, है ना। इनका नाम है श्री राम परिहार। अब श्री राम परिहार, इनका जन्म हुआ था खंडवा मध्य प्रदेश में 1952 में। और ये इनकी जो विधाएं, निबंध, गीत, यात्रा वृत्तांत ही लिखते हैं। अब इनकी जो रचना है ये आप देख लीजिए, आंचल अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, है ना। ये विभिन्न धूप का अवसाद, हंसो कहो पुरातन बात, है ना। इनका जो नवनी संग्रह चौकस रहना है, ये इनकी रचनाएं। और इन्होंने संपादन किया अक्षत, जो ललित निबंध एवं नवनीत केंद्र पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन किया अक्षत का। तो यात्रा वृत्तांत, संस्कृति, सलीला, नर्मदा इनका वो है, इनका यात्रा वृत्तांत है। और लोक साहित्य में कहे जन सिंगा जी, तो संत सिंगा जी के बारे में इन्होंने कवर किया है श्री राम परिहार ने, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अशोक वाजपेयी जी को। अशोक वाजपेयी जी क्या है कि ये समकालीन साहित्य के प्रमुख साहित्यकार हैं। वाजपेयी और प्रशासनिक सेवा के एक पूर्व अधिकारी हैं। तो देखिए ये एक IAS भी रह चुके हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी पूछ लें तो। 1941 में इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, पहले वो MP में ही था। अब कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए सन 1989 में आपको भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए कहीं नहीं वहीं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप ध्यान रखिएगा। वाजपेयी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा कुलपति भी रह चुके हैं, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और भोपाल में भारत रत्न भवन की स्थापना में भी आपने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिमाया है। इनकी रचना आप देख लीजिए, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। थोड़ी सी अलग, घास में दुबका आकाश, अभिन्यो जो नहीं है अभी कुछ और, है ना। इनका काव्य संग्रह प्रतिनिधि कविताएं, कवि ने कहा, खुल गया द्वार, ये इनकी काव्य संग्रह है। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे क्या, मध्यकाल और आधुनिक काल के प्रमुख कवि। देखिए ये क्वेश्चन है ना बहुत बनते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार, है ना। लोक साहित्यकार में सबसे पहले नाम आता है ईसूरी का। इनका पूरा नाम था ईसूरी प्रसाद तिवारी। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था, उत्तर प्रदेश, जो इनका जन्म माना जाता है 1814 में माना जाता है ना। 1898 जो नहीं सॉरी 1895 आ रहा है, कहीं 1898 आता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा आगे पीछे चलता है। और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मौरानपुर गांव में हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था, ईसूरी प्रसाद तिवारी, आप ध्यान रखिएगा, है ना। इनके पिता का नाम भोलेराम अजरिया था, अमेंड की गाँव में हुआ था। तो और इनका जो विवाह है वो श्यामा नाम की स्त्री से हुआ था, श्यामा। लेकिन इनकी जो प्रेमिका थी वो रजाऊ थी, और रजाऊ के कारण ही इनकी कविताओं में बहुत सी जगह इनकी इनकी जो रचना है इसमें रजाऊ रजाऊ शब्द दिखता है, इससे अंदाजा लगाया कि इनकी प्रेमिका रजाऊ थी, इसके लिए इनको आलोचना भी बहुत झेलना पड़ी थी। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इनका ईसूरी प्रसाद तिवारी इनका पूरा नाम था। हालांकि आप ईसूरी से पहचान जाएंगे इनको। इनको बुंदेलखंड का जयदेव भी कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का जयदेव भी इनको कहते हैं। अच्छा, जैसे देखिए इनकी एक रचना है, हो गौ संग हमरो तेरो, प्यारी मुखन फेरो, ईसुरी जो मन पूरे हो गओ, रजाऊ तुम्हारो चिरो। तो ये रजाऊ इनका नाम जो है बीच बीच में बार बार आता है। अब इनकी जो रचनाएं हैं ईसुरी को, है ना, तो आप ये ईसुरी के बारे में जो डिटेल है आप ये देख लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसुरी की जो फाग है वो दिल को छूने वाली, गुदगुदाने वाली अद्भुत क्षमता होती थी, है ना। आप देखिए प्रेमिका रजाऊ के बारे में मैंने आपको बताया, रजाऊ के बारे में, इनके बारे में इसकी आलोचना भी हुई थी, निंदा भी हुई थी। और इनकी जो फाग हैं, ये कुछ फाग हैं, आप भी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी जो फाग हैं वो कहीं लिखी नहीं है, वो किसी और ने इनका संकलन किया। जैसे ईसुरी की फाग, ईसुरी की फाग, ईसुरी की फागें, ईसुरी प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हैं, लेकिन वो लिखी ईसुरी सतसई, ये किसी और ने लिखी है। ठीक है, ये किसी और ने संकलन किया, इन्होंने नहीं लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं हम जगनिक, है ना। तो जगनिक है, इनका जन्म है, इनका जन्म भी जो
देखिए अलग अलग जगह अलग अलग आपको 1165 दिख रहा है, कहीं 1173 दिखेगा, है ना। ये अलग अलग थोड़ा तारीख में अंतर आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये परिमल देव के दरबारी कवि थे, तो आप ध्यान रखना। राजा जो चंदेल वंश के राजा परमारी देव थे, इनके ये दरबारी कवि थे जगनिक। इनका जो पूरा नाम है जगनिक नायक था, है ना। और इन्होंने आला उदल को नायक मानकर आलाखंड की रचना की थी। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आलाखंड विश्व का सबसे बड़ा जो काव्य संग्रह है वो है आलाखंड। तो आला नाम से इनको प्रसिद्धि मिली, तो ये बहुत ही फेमस हुआ, जनता में इसको अपनाया और आज भी वर्तमान तक भी इसका गायन चलता है। अच्छा, जो फर्रुखाबाद के जो क्लस्टर सर चार्ल्ड इलियट ने आलाखंड के नाम से इसका संग्रह करवाया था, और जिसमें जिहूती हिंदवी भाषा की बहुलता है। तो इसमें भाषा कौन सी? जिहूती हिंदवी भाषा है। आलाखंड जनसमूह की निधि है। रचना काल को लेकर आज तक इसमें भारतीय हृदय में साहस का त्याग मंत्र फूका। तो ये बहुत, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो ईसुरी थे ये चंद्रवदाई के समकालीन थे। इनकी रचनाएं, जगनिक की रचनाएं, आलाखंड और परिमल रासो। तो जो परिमल रासो इनकी रचना थी जगनिक की, और आलाखंड तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। साहित्य में जो है जगनिक को वीर रस के जो परिचायक लोक कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक, मैंने आपको एक केशवदास बताया था पीछे, तो कठिन काव्य के प्रेत भी कहा जाता है केशवदास को। अब ये याद आया इसलिए बता दिया, आप ध्यान रखना। तो ऐसी जो रचनाएं, जो उनकी उपाधियां हैं, जो उनको टैग मिलते हैं, निक नेम मिलते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं हम घाघ। तो घाघ को कृषि पंडित भी कहा जाता है ना। कृषि पंडित भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कवि रचनाएं थी वो खेत, खाद, बीज, है ना, फसल, खेती से लेकर संबंधित होती थी। तो इनको कृषि वैज्ञानिक, कृषि पंडित दोनों कहा जाता था, और रीतिकालीन सूक्तिकारक थे। अब जो शिव सिंह सरोज के अनुसार अकबर के समकालीन थे, और इनको अकबर ने चौधरी की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इनको चौधरी की उपाधि दी। अब इनका जन्म क्या हुआ था? छपरा बिहार में हुआ था, है ना। तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अपनी पुत्रवधि के जो परेशान होने के कारण ये वहाँ से छपरा के कन्नौज आ गए थे, है ना। और ये यूपी एमपी, तो हमने आपको बताया कि इनका रीजन थोड़ा सा सेम था पहले, तो इसलिए एमपी से क्वेश्चन इनमें बन जाते हैं। अब जो घाघ हैं, इनकी जो संकलन है ये श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया था। तो घाघ और भंडरी करके एक बुक है, तो आप उसको पढ़िएगा कभी, बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, इनकी जो कृषि विज्ञान में बहुत सारी इनके, देखिए मैंने आपको बताया कि मेड़ बांधने, फसल बोने, बीज की मात्रा, दालों की खेती के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। अब देखिए जैसे इनकी रचना देखिए, उत्तम खेती मध्यम बान, निकट चाकरी भीख निदान, खेती करे बिजान को धावे, ऐसो डूबे था न पावे, उत्तम खेती जो हर गहा, मध्यम खेती जो संग रहा। ऐसी इनकी रचना थी। जो हल जोते खेती बाकी, और नहीं तो जाकिस ताकी। तो ये ऐसी इनकी रचनाएं कारण इनको क्या कृषि पंडित कहा जाता था। ठीक है, अब इसी कारण अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि कृषि पंडित किसे कहते हैं? कृषि वैज्ञानिक, तो आप वो घाघ को कहते हैं, और बाकी कोई क्वेश्चन इनसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट है देखिए संत सिंगाजी महाराज। संत सिंगाजी महाराज के बारे में हम जानते हैं कि 1616 में इनका खंडवा में 1576 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, 1576 इनका विक्रम संवत आता है, 1519 इनका ईस्वी आता है। तो 1519 में इनका बड़वानी में जन्म हुआ था, और इनका निधन है जो 1559 में 40 वर्ष की अवस्था में, है ना, बड़वानी खंडवा में हो गया था। और संत सिंगाजी का जो खंडवा में है ना, इनका बहुत ही फेमस शरद पूर्णिमा का दिन मेला भी लगता है। हर वर्ष संत सिंगाजी के मेला लगता है। और इनका संत सिंगाजी के जीवन के कार्यों का उल्लेख खेम द्वारा रचित परचूरी नामक पुस्तिका में मिलता है। तो अब परचूरी नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? खेम ने लिखी थी। किसके बारे में? संत सिंगाजी के बारे में। अभी देखिए इनका फोटो देख लीजिए गुरु जी का और महान संत सिंगाजी का, और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अब संत सिंगाजी की जो वाचिक परंपरा प्राप्त होती है, कहा जाता है कि इन्होंने 1100 रचनाएं रची हैं। तो भजन वगैरह संत सिंगाजी के, और साखी भजन, उपदेश, आत्मध्यान, दोष बोध, नारद देश की वाणी, बाणबणी, 7 वार, 15 तिथियों, 12 मासी उनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये संत सिंगाजी थे। तो ये लोक साहित्यकार जो हमारे थे ना, ये वो थे। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और लोक साहित्यकार देखे हमने, रचनाकार। तो यही सब जो मेन चीज़ें हैं, डिटेल हैं, आप ध्यान रखिएगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की प्रमुख रचना कुमार संभव है ना। और ये सब चीज़ें भावभूति को की तुलना मिल्टन से की गई है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है ना। और माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन तथा कर्मीर पत्रिका का प्रकाशन किया था, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कृति की विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन एवं प्रणय दुष्यों की भौतिकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कवि मिल्टन की उपाधि भवभूति को, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है ना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप ध्यान रखना, है ना। और हम एक
चार्ट के फॉर्म में ये आपको दिखा देते हैं इनकी कविता रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अभी हमने डिस्क्रिप्शन भी देख लिया हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी, और हम टेबल फॉर्म में भी देख लेते हैं। मुल्ला रामू जी की रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, हरिशंकर परसाई की, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी जी की, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव मंगल सुमन की, और ये देखिए केशवदास भूषण, पद्माकर, कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति। तो इन सब की रचनाएं थी टेबल फॉर्म में आपको आसानी से याद करने के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं ना। ठीक है, हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में तो पढ़ा दिया है, आप टेबल फॉर्म में चाहें तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम जो पूछे गए हैं एमपीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, एक ये एनिमल हस्बेंड्री की एग्जाम हुई थी, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड साम्राज्य संग्राम शाह ने किया था। देखिए हम आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन आया हुआ था, और देखिए यहाँ आया था 2023 की, तो रसरत्नमाला गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आयोग क्वेश्चन को तो आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए एडीपीयू के 2021 के एग्जाम में आया था कि अवध किशोर जड़िया। देखिए अभी आपको मैंने इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाया भी, क्यों इनको 2022 में पद्मश्री मिला था, तो इनसे क्वेश्चन आ गया। संबंध साहित्य और शिक्षा से है अवध किशोर जाड़िया का संबंध। पद्मागत ग्रंथ किस लोक नृत्य का वर्णन है, तो पद्मागत ग्रंथ में राई का है ना। शरद जोशी, देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी संबंधित नहीं है, तो देखिए ये जो युग चरण है ये नहीं है ना। तो परिक्रमा, तिलिस्म और दूसरी सतह तो है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इसलिए आपको मैंने बहुत सारी रचनाएं इनकी बताई हैं पहले, तो आप वो देखिएगा है ना। और तो इसमें से कौन सी नहीं, युग चरण नहीं है। अब देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग में आया क्वेश्चन है, विद्या और स्वाल भंजिका के लेखक कौन है, राजशेखर। देखिए राजशेखर के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में आए हुए हैं। राम रसायन के लेखक कौन है, तो ये पद्माकर हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है ना पद्माकर के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ईएमई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशित किया था, तो ये दैनिक लोकमत। ये देखिए द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में आपको मैंने बताया था है ना, ये हमारे एमपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो दैनिक लोकमत मैंने आपको उस समय बताया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए एमपीपीएससी 2020 में ये राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम देखिए, ये क्वेश्चन नंदराम दास बैरागी ये इनका राइट नाम था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा है ना। नेक्स्ट देखिए एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था मेजदा कॉलम का कि किसमें सुमित नहीं है, तो हरिशंकर परसाई की देखिए हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी ये उनकी है। भवानी प्रसाद मिश्र में देखिए आपको गीत फरोश उनकी कहानी है, सतपुड़ा के घने जंगल ये है उनकी, लेकिन हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, इस कारण ये गलत हो गया। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा काठ का सपना, ये देखिए इनकी रचना है। आपको एमपीपीएससी ने पूछा है तो आपको ये तो कम से कम आप इतने याद करके जाना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करके जाना। आप केशवदास, रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए 8-10 रचनाएं तो आपको यहीं 4 कवियों की देखने को मिल गई। हमें पता था कि हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, इस कारण हमने इसको पहचान लिया, अदरवाइज हमें नहीं पता होता तो हम इसमें गलती कर देते। नेक्स्ट देखिए एमपीपीएससी 2021 में आया क्वेश्चन है कि वही जो अभी एमपीपीएससी एडीपीयू में आया था, ये फिर से पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जिसको एमपी के लोक पुरुष भी कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे, तो ये दैनिक लोकमत के थे। अभी सूर्योदय थे, सूर्योदय के तो कन्हैयालाल वर्मा थे, प्रभा के कालूराम गंगवाड़े, संपादक तो प्रभा के माखनलाल चतुर्वेदी भी थे, और संपादक तो बहुत सारे होते हैं ना, सुभद्रा कुमारी चौहान भी थे, तो आप ध्यान रखिएगा है ना। लोकमत बहुत फेमस है द्वारका प्रसाद मिश्र, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 2023 एमपीपीएससी में रामचंद्रिका किसकी पुस्तक ये पूछा है, तो रामचंद्रिका किसकी, केशवदास की है ना, यह है वो क्वेश्चन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी पे लिखे हुए हैं, ये आयो क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, तो मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। ये देखिए मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि ये उनकी प्रमुख रचना है, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इतने ये क्वेश्चन अभी हमने देखा, 1 घंटे तक से हम यही देख रहे थे। प्रमुख साहित्यकार हमने देखे है ना, प्राचीनकालीन अलग देखे, मध्यकालीन अलग देखे, और उसके बाद हमने वर्तमान के अलग देखे। वर्तमान में हमने श्री राम परिहार, अवध किशोर जाड़िया है ना, कुछ ऐसे नाम देखे जो आप नहीं पढ़ते हो कहीं पर भी, तो उनको भी हमने ऐड कर लिया ताकि आपको है ना एक सहूलियत हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ डाटा फोटो लगा के दिखाई है कि ये उसमें आए क्वेश्चन है, तो आपकी हेल्प होगी। पिछले साल 2023 में एमपीपीएससी में 3 रचनाओं से क्वेश्चन आए हैं, इस साल हो सकता है कि 3-4 फिर इतने आ जाएं। तो आपको अगर आपके 3-4 नंबर श्योर करना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा है ना। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।